तारीख 5 अक्टूबर 1988 रात के 9 बजे। दूरदर्शन न्यूज पर एंकर खबर बताता है, सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस को भारत में बैन कर दिया गया है। ये खबर एक किताब के बैन को लेकर थी जिसे सलमान रश्दी नाम के लेखक ने लिखा था, और भारत पूरे विश्व में इस किताब को बैन करने वाला पहला देश बना था। इस किताब को पब्लिश हुए महज 10 दिन ही हुए थे, लेकिन इस किताब ने भारत में उथल पुथल मचा दी थी। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। चौराहों पर किताबों के पन्ने फूके जा रहे थे। रश्दी को मारने की धमकियां मिल रही थी। यहाँ तक कि उस समय में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खेमनेई ने रश्दी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था। रश्दी की किताब के पब्लिशर्स पेंगुइन बाइकिंग के लंदन दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई थी, जबकि न्यूयॉर्क दफ्तर को भी धमकियां मिल रही थी। इसी किताब में रश्दी पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाया गया था। सलमान रश्दी आज ही के दिन यानी 19 जून को अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। कौन है सलमान रश्दी? क्या उनकी किताब से जुड़ा विवाद अब भी खत्म हो चुका है? क्या भारत में रश्दी की किताब के बैन के बाद भी उसे बेचा गया था? और क्यों सलमान रश्दी की उसी विवादित किताब को ब्रिटेन में सराहना मिली? इन्हीं सारी बातों को विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आजादी और बंटवारे के साल 1947 में 19 जून को मुंबई में कश्मीरी मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ। वहीं इनकी स्कूलिंग हुई और 14 साल की उम्र में ये ब्रिटेन में पढ़ाई करने चले गए। वहां इन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। रश्दी को शुरुआत से ही लिखने का शौक था। शुरुआत में उन्होंने एक कॉपीराइटर के तौर पर एक एड एजेंसी में काम किया, जिसके बाद उन्होंने साइंस फिक्शन पर भी एक किताब लिखी थी। इसका नाम था ग्रिम्स। लेकिन जिस किताब से रश्दी को एक पहचान मिली थी वो किताब थी मिडनाइट चिल्ड्रन। 1981 में आई इस किताब में 1915 से लेकर 1977 तक के भारत को चित्रित किया गया है। हालांकि पूरी असल कहानी 1947 से लेकर 1977 के बीच चलती है। भारत की स्वतंत्रता, उस दशक का इतिहास, उन सारी चीजों को इस किताब में लिखा गया है, और इसी किताब के लिए उन्हें 1981 में बुकर्स प्राइज से भी नवाजा गया था। भारत में भी इस किताब को खूब पसंद किया गया और भारत में सलमान रश्दी को पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। लेकिन रश्दी विवादों में तब फंसे जब 1988 में उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस आई। रश्दी की उस किताब का विरोध कई चीजों को लेकर था, लेकिन 2 वैश्य किरदारों को लेकर यह खास विरोध हुआ। इनका नाम पैगंबर मोहम्मद की 2 पत्नियों के नाम पर था। रश्दी ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में तब कहा था कि हम कहानियों में वो चीजें लिखते हैं जो वास्तविकता में नहीं होती, जैसे कि घोड़े का उड़ना। ये काल्पनिक चीजें हैं और जो हमारे मन में चलती हैं लेकिन वास्तव में नहीं होती हैं। द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 59 लोग मारे गए। इसमें इस किताब को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने वाले कुछ अनुवादक भी शामिल हैं। लेकिन जैसे ही ये किताब मार्केट में आई तब भारत ने 1 महीने के अंदर ही इस पर बैन लगा दिया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में किस तरीके से इस पर बैन लगा था। दरअसल उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और तब भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा इस किताब को बैन किया गया था। किताब के आयात पर तो प्रतिबंध लगा था, लेकिन इसे रखना अपराध नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान और बाकी इस्लामी देशों ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद भी अगले कुछ दिनों में इसकी 300 कॉपीज एक कार बूट से बिकी थी। दक्षिण अफ्रीका में भी इस पर प्रतिबंध लगा था। इस किताब के भारत में बैन होने के बाद सलमान रश्दी ने राजीव गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राजीव गांधी, 5 अक्टूबर को भारतीय वित्त मंत्रालय ने इंडियन कस्टम एक्ट की धारा 11 के तहत मेरी किताब द सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाने की घोषणा की। दुनिया भर में कई लोगों को यह अजीब लगा कि ये वित्त मंत्रालय है जिसे ये तय करने का अधिकार है कि भारतीय लोग क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। लेकिन इसे बीत जाने दीजिए, क्योंकि इस बैन के बारे में जानकारी मिलने के बाद एक और अजीब बयान सामने आया है। इस बयान में भारत की ओर से कहा गया था कि इस बैन से रश्दी की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने 2 मुस्लिम राजनेताओं को इस किताब के बैन के पीछे का मुख्य कारण बताया था। उन्होंने लिखा था कि संसद के दोनों सदस्यों सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान के 2 या 3 मुस्लिम राजनेताओं के प्रतिनिधित्व के साथ ये पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन लोगों ने, जिन्हें मैं चरमपंथी यहाँ तक कि कट्टरपंथी भी कहने में संकोच नहीं करता, उन्होंने ये कहते हुए मुझ पर और मेरी किताब पर हमला किया कि वास्तव में उन्हें इसे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि सरकार को ऐसी आग के सामने झुकना पड़ा था। लेकिन हालात तब बिगड़े थे जब ईरान ने रश्दी के खिलाफ इस किताब की वजह से फतवा जारी किया था।
रश्दी की हत्या करने पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। वहीं इस तनाव के दौरान जहां ब्रिटेन में कुछ मुसलमान नेता संयम बरतने की अपील कर रहे थे, तो बाकी खेमनेई का समर्थन कर रहे थे। दुनिया भर में प्रदर्शन और ईरान के हत्या का फतवा जारी करने के बाद रश्दी अपनी पत्नी के साथ छिप गए थे। उन्होंने मुसलमानों को आहत करने के लिए गहरी संवेदना जाहिर करते हुए माफी मांग ली थी। इसके बावजूद अयातुल्लाह ने दोबारा उनकी हत्या का फतवा जारी किया था। यहाँ तक कि किताब के ट्रांसलेटर्स की भी हत्या कर दी गई थी। इसी किताब को जापानी में ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर हिताशी इगाराशी को भी 1991 में मार दिया गया था। अच्छी किताबें पढ़ने, अच्छी फिल्में देखने की संस्कृति ईरान में हमेशा से रही है, लेकिन खेमनेई के फतवा जारी करने के बाद इस किताब की वजह से पूरा खेल बदल गया। इससे पहले ही रश्दी की किताब शेम ईरान में खूब पढ़ी गई थी। 1989 में फतवा जारी होने के बाद ही वो 10 साल तक ब्रिटेन में अपनी पत्नी, घर परिवार के साथ छिपकर रहे थे। वो बताते हैं कि ये उनके लिए बहुत डरावना समय था और उन्हें अपने साथ अपने परिवार के लिए भी डर लगा रहा था। वो कहते हैं कि मेरा ध्यान बटा हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब उनसे धर्म को लेकर सवाल किया गया कि क्या आप धर्म में विश्वास करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए भगवान में विश्वास कुछ उसी तरह से है जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रंस के एक पात्र जो कि दादाजी हैं, जैसा उनके लिए था। वो ईश्वर के अस्तित्व में अपना विश्वास खो रहे हैं और उनका कहना था कि उनके अंदर जहां भगवान हुआ करते थे वहां एक छेद हो गया है। उनका मानना था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो पहले धार्मिक हुआ करते थे जब वो छोटे थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी उठते रहते थे। समय बीतता गया और अब रश्दी को ऐसा लग रहा था कि उन पर मंडरा रहा खतरा टल चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पहले 2007 में जयपुर में वो एक साहित्यिक प्रोग्राम के लिए भारत में आने वाले थे, लेकिन मुसलमानों के विरोध की वजह से उन्हें अपना भारत आना कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद साल 2022 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। अगस्त 2022 में सलमान न्यूयॉर्क के एक संस्थान में लेक्चर देने वाले थे। तभी दर्शकों के बीच से एक तेज हमलावर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए आया और उनके गले और पेट पर 12 जगह हमला किया। वो बताते हैं कि पहले उन्हें लगा था कि उन्हें मुक्का मारा गया है, लेकिन बाद में उन्हें खून नजर आया था। उनकी आंख पर भी वार किया गया था और वो बताते हैं कि उनकी एक आंख एक उबले हुए अंडे की तरह बाहर आ गई थी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया था। उनका 6 हफ्ते तक इलाज किया गया था। वो बताते हैं कि उन्हें अपने कार्यक्रम से 2 दिन पहले हमले के बारे में एक बुरा सपना आया था और इसके बाद वो उस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि ये तो एक सपना है और वो जाएंगे। सभी लोगों ने टिकट खरीद लिए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए था और अपनी आंख का खोना अभी भी उन्हें परेशान करता है। हाल ही में उनके हमलावर को लेकर भी एक खबर सामने आई है। लेखक सलमान रश्दी पर बार बार चाकू से वार करने के आरोपी न्यू जर्सी के व्यक्ति को याचिका समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे राज्य जेल में उसका समय कम हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद से संबंधित एक अलग आरोप में उसे संघीय जेल में डाल दिया जाएगा। 26 वर्षीय हादी मातर चोटाकुआ काउंटी कोर्ट में चुपचाप बैठे रहे क्योंकि वकीलों ने एक प्रस्ताव की रूपरेखा उनके लिए तैयार की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव राज्य और संघीय के बीच तैयार किया गया था। पिछले कई महीनों में रश्दी ने इस पर सहमति जताई थी। इस हमलावर का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं निकला था, लेकिन इसने रश्दी का एक वीडियो देखा था और ये कहा था कि मुझे कपटी लोग पसंद नहीं। इसके अलावा इंदिरा गांधी के साथ भी ये विवादों में रह चुके हैं। इन्हीं की बुक मिडनाइट चिल्ड्रंस में एक लाइन ऐसी थी जिसमें ये कहा गया था कि संजय गांधी इंदिरा गांधी को राजीव गांधी की मौत का दोषी मानते हैं। हालांकि इसके बाद इन पर डेफेमेशन केस किया गया और इंदिरा गांधी ये केस जीत गई थी। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।